तो एग्जाम में जाने से पहले अगर आप लोग गणित के सवाल एकदम यूपी टेट 2026 के गणित के सवाल एकदम सही करना चाहते हैं, तो मैंने सारे पेपर जितने भी हुए हैं उनमें से मैथ के पेपर का जो एनालिसिस किया है, जो रिसर्च किया है, उसका निचोड़ लाया हूं और 2026 के पेपर में इन टॉपिक से आने की संभावना है। उन टॉपिक का रिवीजन और उनसे रिलेटेड फॉर्मूले का रिवीजन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें और बिना देखे इन फॉर्मूलों को रिवाइज किए हुए एग्जाम में ना जाए, जिससे कि मैथ के सवाल जो आपको कैलकुलेशन बहुत टाइम लेने वाले हैं, अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा टाइम आपका सेव कर लेंगे। तो जी हाँ, ये धमाका वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ और आप लोग ये रिवाइज जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि उनकी भी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो पहला देखिए जो पीपीटी है वो क्या है, पहली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं। हाँ, पहला है लाभ और हानि। लाभ और हानि के आपको फॉर्मूला देखिए लिखने को मिलेगा। लाभ क्या होता है आप लोग को, लाभ परसेंट, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। गेन मतलब होता है लाभ, लाभ परसेंट बराबर गेन गुणे 100, मतलब लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 और बटे में क्रय मूल, लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल, लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल। ये फॉर्मूला आप लोग जरूर देखे जाए, क्रय मूल। सीपी का मतलब होता है क्या, क्रय मूल। तो ये फॉर्मूला लाभ प्रतिशत में कहीं ना कहीं आपको यूपी टेट 2026 के पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे हानि प्रतिशत बराबर कुल हानि, जितनी हानि हुई है गुणे 100 बटे में क्रय मूल। जी हाँ, ध्यान रखें, बटे में दोनों फॉर्मूले में क्रय मूल रहेगा। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, लॉस में जो हानि परसेंट का फॉर्मूला यहाँ पर विक्रय मूल रख देते, नहीं, दोनों फॉर्मूले में क्रय मूल ही रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है, अगला अगला पीपीटी है जो हम लोग को तैयार करना है। हाँ, इंपॉर्टेंट है ये साधारण ब्याज। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है यूपी टेट का जिसमें साधारण ब्याज से सवाल ना आया हो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, पी मतलब मूलधन, आर मतलब रेट और टी मतलब टाइम। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। पी मतलब मूलधन, दर गुणे समय। ठीक है, और साठ ट्री का यदि धन n गुना हो जाए, यदि धन n गुना हो जाए तो r को, दर को समय से गुणा कर लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करें, जरूरी नहीं इस ट्रिक पे क्वेश्चन आए भी। तो आप नए चीज को मत पढ़िए, जो आपको पता है वही चीज रिवाइज करिए। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। और अगर आपको मूलधन, मूलधन और मिश्र धन पता है, मूलधन और मिश्र धन पता है जो ब्याज जोड़ने के बाद मिलता है, तो आप लोग ब्याज निकाल लेंगे ना, मिश्र धन और में से मूलधन घटा देंगे और ब्याज निकल आएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग के यूपी टेट 2026 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। यदि कोई गारंटी देता है तो वो आपके साथ धोखा कर रहा है, झूठ कर रहा है। मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन मैंने सारे पेपर का जितने भी हो चुके हैं उसका निचोड़ देखा है और इन टॉपिक से 2026 के यूपी टेट के पेपर में, प्राइमरी में इन टॉपिक से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा आपको यूपी टेट 2026 के पेपर में। इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नहीं आया है। अगला जो है घन और घनाभ, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी रूप में आपको घन और घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा 2026 के यूपी टेट के पेपर में। तो सबसे पहले घन, इसमें से कौन सा शेप है, आप लोग कमेंट करके बताइए, इसमें से कौन सा शेप है जो घन है। देखिए ये है घन, क्यूब कहते हैं उसको, इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। ये है घन, ये है स्फीयर और ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड और क्यूब मतलब घन और घनाभ में क्या अंतर है, देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई से अलग है। तीनों में से कोई एक अलग हो जाए तो घनाभ बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम हो तो उसको क्या कहते हैं, क्यूब। सिलेंडर शंकु पे क्वेश्चन नहीं आया है, पिरामिड पे एक बार क्वेश्चन आया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आ जाए। सिलेंडर पे क्वेश्चन नहीं है। घन और घनाभ आप लोग को एकदम बढ़िया से जानना होगा। अगर मान लीजिए घन की भुजा है, घन की लंबाई है ए, घन की लंबाई है ए, तो घन की चौड़ाई भी ए होगी, घन की ऊंचाई भी ए होगी। आप लोग, क्योंकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, भुजा की घात 3। भुजा जितनी भी हो उसका घात 3। मान लीजिए भुजा है 2 तो उसकी घात कर देंगे 3, भुजा की घात 3। ये है घन का आयतन। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है क्या, घनाभ का आयतन। और सबसे इंपॉर्टेंट विकर्ण, विकर्ण आप लोग जरूर देख के जाए। विकर्ण, विकर्ण घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर।
ये होता है घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला। विकर्ण क्या होता है? कोने से कोने को मिलाने वाली लाइन, इसको कहते हैं विकर्ण। इसी तरह से घन के विकर्ण का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अगर घन की भुजा लंबाई भी a होती है तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस तरह से आप लोग फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। कितना हो गया? 3a स्क्वायर अंडर रूट 3a स्क्वायर। रूट के अंदर a स्क्वायर है तो a√3, ये हो गया घन के विकर्ण का फॉर्मूला a√3 और ये क्या हो गया? ये घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला। तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है, घनाभ के विकर्ण पे भी क्वेश्चन आ चुका है, इससे आने की बहुत संभावना है। ठीक, तो आइए चलते हैं अगली स्लाइड में और देखते हैं किस चीज का फॉर्मूला है। हाँ, चतुर्भुज, इस तरह का भी क्वेश्चन आ चुका है। चतुर्भुज से पहचानने के लिए एरिया, चतुर्भुज का एरिया, सम चतुर्भुज सबसे इंपॉर्टेंट है। सम चतुर्भुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में रोम्बस भी कहते हैं। इससे क्या सवाल आया है 2 बार कि रोम्बस जो होता है सम चतुर्भुज, उसका हम लोग को क्या बताना है। देखिए, अगर रोम्बस, ये है रोम्बस सम चतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर लंबाई में बराबर होती हैं। लेकिन देखिए, चारों कोण बराबर नहीं होते। लेकिन पूछा गया था सवाल में कि इनके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। सम चतुर्भुज जो रोम्बस होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर बराबर भागों में बांट देते हैं। तो आप लोग ये जरूर याद रखिए, जरूर ध्यान रखिए। और D1 D2 क्या है, D1 D2 क्या है, इस पे सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। रोम्बस विकर्ण, ऐसा सवाल अभी आया तो नहीं है कि आप लोग सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लेकिन आने की पूरी संभावना है यूपी टेट 2026 के पेपर में। D1 D2 क्या है? ये है पहले विकर्ण की लंबाई, और D2 क्या है? दूसरे विकर्ण की लंबाई। अगर आपको विकर्ण की लंबाई पता हो, तो 1/2 गुणे पहला विकर्ण की लंबाई गुणे दूसरे विकर्ण की लंबाई, सम चतुर्भुज का जो है वो क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे देखिए, इसका भी एरिया ट्रेपेजियम, ये है ट्रेपेजियम। ठीक, और इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है तो आप लोग सम चतुर्भुज जरूर पढ़ के जाइए। सम चतुर्भुज रोम्बस इसका नाम है, उसका एरिया निकालने का। और ये प्रॉपर्टी जरूर आप लोग देख लिए कि एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। अगली स्लाइड में क्या है? हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग स्टार बना लीजिए। जितने स्टार बनाए जाएं इस पे उतना ही कम है, क्योंकि विभाजिता के नियम से कोई भी यूपी टेट का ऐसा पेपर अभी तक नहीं गया है जिसमें विभाजिता के नियम से सवाल ना आया हो। और अलग अलग गिनती, कभी 3 से विभाज, कभी 6 से विभाज, कभी 9 से विभाज, कभी 11 से विभाज। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए यह है विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम से सवाल आना एकदम संभव है, और इससे 100% मेरी तरफ से गारंटी है कि इससे सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। रूल 3 से विभाजिता का क्या नियम है? अगर अंकों का योग 3 से कट जाता है, जैसे मान लीजिए 512 लिखा है, अगर इनको सबको जोड़ें, इन सबको अंकों का योग 5 6 2 8, क्या 8 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब 512 भी 3 से नहीं कटेगा। अगर यही हम लोग लिख ले 513 क्या है, कोई पूछे क्या है, 3 से विभाज हो जाएगा। तो अंकों को जोड़ दीजिए, 5 1 6 3 9, कितना हो गया? 9। 9 3 के पहाड़े में आता है? हाँ आता है। इसका मतलब 513 3 से कट जाएगा। 9 से विभाजिता का क्या नियम है? अगर सारे अंकों का योग 9 के पहाड़े में आते हैं, मान लीजिए 513 कोई पूछ ले कि 9 से विभाज है, तो क्या बताएंगे आप लोग? सारे अंकों को जोड़ लेंगे, अगर वो 9 के पहाड़े में आता है तो वो 9 से विभाज हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा गया है, 11 से विभाजिता का नियम। मान लीजिए आपके सामने गिनती लिखी है 1 2 3 8 5 3 1, क्या ये 11 से विभाज होगी? तो सम स्थान, ये जो गिनती लिखी है इसकी सम स्थान मतलब 3 दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और छठे स्थान पर जो गिनती है उनको जोड़ लीजिए, और विषम स्थानों पर जो गिनती है उनको जोड़ लीजिए। अगर 0 आ गया तो वो 11 से कट जाएगा, या फिर 11 वो गिनती 11 के पहाड़े में आ रही है तो वो गिनती 11 से कट जाएगी। मान लीजिए साफ साफ यहाँ पे लिख लेते हैं 2 3 5 6 7। आइए देख लेते हैं क्या ये 11 से विभाज्य है। तो इन विषम स्थानों का योग जोड़ लेते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा। 7 5 12 13 14, 14 आया। माइनस लगाते हैं फॉर्मूले में, माइनस 6 3 9, 6 3 9 9, फिर कितने 5 आया 5। क्या 5 11 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। अगर कोई यहाँ पे ऐसी गिनती बचती जो 11 के पहाड़े में आती तो ये गिनती 11 से कट जाती, या फिर यहाँ पे 0 आ जाता तो भी ये गिनती 11 से विभाज्य हो जाती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि कौन सा
ये है, हाँ, कैलेंडर से एक क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा। मैं आपको शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूँ कि एक साल में जो ऑर्डिनरी साल जैसे कि जो लीप ईयर नहीं होता है, उसमें 365 दिन होते हैं, 365 दिन, जिसमें से 52 हफ्ते 52 हफ्ते होते हैं। इन 52 हफ्तों में 364 दिन हो जाते हैं और जो एक दिन बचता है वो विषम दिन होता है। और इसी तरह से लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, उस साल 366 दिन होते हैं। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। 366 दिन में 52 हफ्ते हो जाते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है? तो 364 तो 52 हफ्ते में निकल गए, बाकी 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और हमेशा याद रखिए कि जो साल का पहला दिन होगा, जो साल का पहला दिन होगा, वही साल का, मान लीजिए साल का पहला दिन संडे है और तो साल का अंतिम दिन भी संडे होगा। ये किसके लिए? 365 वाले के लिए। ठीक है, ध्यान रखिए। और कैसे पता करेंगे कि हम लोग कि जो ये साल है वो लीप ईयर होगा कि नहीं? मान लीजिए 2004 है, ये लीप ईयर है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे? उस साल को, जो भी साल को चेक करना हो उसको 4 से भाग दे दीजिए। अगर 4 से पूरा-पूरा भाग हो जाए तो आप कह दीजिए कि 2004 जो था वो लीप ईयर था। 4 एकम 4, देखिए पूरा-पूरा कट गया, तो ये 2004 क्या था? लीप ईयर था। लीप ईयर कैसे निकालेंगे आप लोग समझ गए, इससे एक सवाल मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये आप लोग ये भी याद रखिएगा, साल का जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। ठीक, अगला देखिए क्या है? वृत्त और त्रिभुज। वृत्त और त्रिभुज से भी क्वेश्चन बहुत आया है। आप लोग देखिए वृत्त क्या होता है? ये होता है वृत्त और उसका सेंटर, ये होती है त्रिज्या। और अगर त्रिज्या क्या होती है? सेंटर से बाउंड्री तक की लाइन को क्या कहते हैं? त्रिज्या। अगर एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक की लाइन को मिलाया जाए लेकिन सेंटर से पास हो रही है तो उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि होती है ये लंबाई, इस लंबाई को कहते हैं परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो, समान हो, तो उसका, और भुजा मान लीजिए ए है, तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 और भुजा की घात 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे परिधि और क्षेत्रफल। ठीक, तो आइए अगली स्लाइड में चलते हैं। वृत्त से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। बीजगणित के कुछ आइडेंटिटी होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जिसका इस्तेमाल यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर में बहुत बार इस्तेमाल करने को मिला है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। ये सारे हम लोग आइए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अगला जो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है a माइनस बी ए प्लस बी। बहुत बार इस पे सवाल आ चुका है। एक फॉर्मूला जो यहाँ नहीं लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, खाली यहाँ अगर यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक फॉर्मूला और आप लोग सेफ साइड रहने के लिए याद कर लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैसे याद रखेंगे? जो बीच में प्लस लगाया वही प्लस आ जाता है और खाली माइनस लगा के ए बी आ जाता है, बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। अगली स्लाइड में चलते हैं। आप लोग क्या करना है, अब आपको परीक्षा में अगर सफलता पानी है तो आप लोग सूत्र का रिवीजन जरूर करके जाए, सूत्रों का रिवीजन करते रहें एग्जाम से पहले। और मॉक टेस्ट 50 तो नहीं, अब तो कोई समय नहीं है कम से कम, लेकिन मॉक टेस्ट को आपके लिए सॉल्व करना बहुत ज़रूरी, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। और स्पीड बढ़ाने के लिए आप लोग को पहाड़े वहाड़े याद होना चाहिए। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर को सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं है कि गणित के सवाल आ गए तो आप लोग उसमें उलझ गए और बहुत सारा टाइम गणित के सवाल को ही दे दिया, नहीं हो रहा है फिर भी। इससे अच्छा है कि आप लोग उस समय को बचा के कोई दूसरा चाइल्ड पेडागोजी से कर लें या फिर इन्वायरमेंट से कर लें, कोई भी आप दूसरा टॉपिक उठा लीजिए, हिंदी कर लीजिए, इंग्लिश कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें। यही एक परीक्षा में सफलता की समझ लीजिए रणनीति है। तो उम्मीद है कि आप लोग का पेपर बढ़िया होगा। इस वीडियो को आप लोग को देख लेंगे, धन्यवाद। कोई आपका अगर सवाल है तो कमेंट में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कर लें अगर आपकी हेल्प की हो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिससे कि उनका फॉर्मूला रिवाइज हो जाए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सुपर टेट की भी नोटिफिकेशन आने वाली है, अगले सीटेट का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो उस सब में आपको वीडियो बड़ी हेल्प करेंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई। मेरा नाम है आतिफ़ खान और आप देख रहे थे मैथ लैब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।